हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अभी तक हमने डिस्कस किया राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख राजवंश। और इसमें भी हम सबसे पहले गुहिल राजवंश को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? गुहिल राजवंश को। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के। तो कहते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। कब होती है? 647 ईस्वी में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 647 ईस्वी के बाद या फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की जो राजनीतिक एकता है, जो कि गुप्त साम्राज्य के समय स्थापित हुई थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना होती है और ये राज्य आपस में ही संघर्षरत रहते हैं या फिर आपस में ही संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभर के आए, वो ही क्या कहलाए? राजपूत राजवंश। क्या कहलाए? राजपूत राजवंश। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से राजवंश कहलाए? राजपूत राजवंश। इस प्रकार से अनेक वैज्ञानिकों के या फिर अनेक इतिहासकारों ने राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्मिथ की। स्मिथ जो कि इतिहासकार हुए हैं। स्मिथ के अनुसार 7वीं सदी या 7वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का जो समय है, वो क्या था? राजपूत युग माना गया है। किसके अनुसार? स्मिथ के अनुसार। स्मिथ राजपूत युग किसको मानते हैं? 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक का जो समय है, वो स्मिथ के अनुसार क्या था? राजपूत युग था। स्मिथ राजपूतों को हूणों की संतान मानते हैं। स्मिथ ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? हूणों की संतान। बहुत ही शानदार बात है, आप साथ साथ नोट करते जाएं। हूणों की संतान बताया है स्मिथ ने किसको? राजपूतों को। इसके अलावा हम बात करें गौरी शंकर ओझा की, तो गौरी शंकर ओझा राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में ये लिखते हैं कि राजपूत शब्द जो है वो नया नहीं है, प्राचीन ग्रंथों में भी इसका व्यापक रूप से प्रयोग मिलता है। ये बात कौन कहते हैं? गौरी शंकर ओझा। और उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। इसके अलावा कालिदास के नाटकों में, और जो बाण भट्ट है उनकी रचनाएं हैं हर्षचरित और कादम्बरी, इनमें भी इस शब्द का प्रयोग, राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हम बात करें चीनी यात्री हेनसांग की। वेरी इंपॉर्टेंट है हेनसांग। हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था, इन्होंने भी राजाओं के लिए कई शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि इन्होंने राजाओं को क्षत्रिय भी कहा है और राजपूत भी कहा है। हेनसांग के द्वारा भारत के राजाओं को क्या कहा गया है? क्षत्रिय या फिर राजपूत कहा गया है। इसके अलावा हम बात करें चंद बरदाई की, तो देखिए चंद बरदाई जो कि अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने राजपूतों के बारे में इनकी एक रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है, इन्होंने इस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से बताई है। किसने बताई है? अग्निकुंड से। चंद बरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इनके अनुसार वशिष्ठ मुनि का जो यज्ञ कुंड था, उससे 3 योद्धा उत्पन्न हुए, और वो 3 योद्धा कौन कौन से थे? एक आपके परमार राजपूत, दूसरे उत्पन्न हुए चालुक्य, और तीसरे उत्पन्न हुए प्रतिहार। और इसके अलावा चौथा जो राजपूत है वो कौन उत्पन्न होता है? चौहान, जो कि इन तीनों से अधिक ताकतवर था। किससे ताकतवर था? परमार, चालुक्य और प्रतिहार से। चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुहिल वंश की, तो गुहिल वंश की हम बात करें तो गुहिल वंश की उत्पत्ति को लेकर के भी अनेक वैज्ञानिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे D.R. भंडारकर की।
D.R. भंडारकर। तो D.R. भंडारकर की हम बात करें तो D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे बताई है? नागर ब्राह्मणों से बताई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किससे बताई है? नागर ब्राह्मणों से। किसने बताई है? नागर ब्राह्मणों से D.R. भंडारकर ने। और साक्ष्य के रूप में ये कहते हैं बिजोलिया शिलालेख। किसका उपयोग करते हैं? बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख की हम बात करें तो 1170 ईस्वी का है आपका बिजोलिया शिलालेख, जिसमें चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है। किसमें कहा गया है? वत्स गोत्र का ब्राह्मण चौहानों को बिजोलिया शिलालेख में। इसके अलावा हम बात करें गोपीनाथ शर्मा की, वेरी इंपॉर्टेंट है गोपीनाथ शर्मा भी। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा, आप साथ साथ नोट करते जाएं इनको। गोपीनाथ शर्मा की हम बात करें तो गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश को किसकी संतान माना है या किसका वंशज माना है गोपीनाथ शर्मा ने? तो ये माना है नागर जाति के ब्राह्मण गुहादेत। किसकी संतान माना है? गोपीनाथ शर्मा ने जो गुहिल वंश के शासक हैं उनको नागर जाति के ब्राह्मण गुहादेत की संतान या उनका वंशज बताया है। किसने? गोपीनाथ शर्मा ने। और इस बात को स्वीकार भी किया है। किसने स्वीकार किया है? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद की टीका में इस बात को स्वीकार किया है। ये स्वीकार किया है कि जो गुहिल वंश है वो नागर जाति के ब्राह्मण गुहादेत के वंशज हैं या फिर इनकी संतान है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो भी इसी टॉपिक को लेकर के है, गुहिल राजवंश को लेकर के है, जो कि आपके सामने है। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन नहीं करता है? ऑप्शन आपके सामने है चौहान, गुहिल, सिसोदिया और रावल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौहान। यहाँ पे हम बात करें गुहिल की तो सिसोदिया, रावल जो हैं वो गुहिल राजवंश की ही प्रमुख शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौहान। बात करें हम गुहिल राजवंश की तो गुहिलों ने मेवाड़ पे शासन किया है। कहाँ पे शासन किया है? गुहिल राजवंश ने मेवाड़ पे शासन किया है। मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? इसमें आता है आपका उदयपुर, उदयपुर के अलावा चित्तौड़, उदयपुर के अलावा चित्तौड़, इसके अलावा राजसमंद, राजसमंद के अलावा आता है आपका प्रतापगढ़। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो किस में आता है? मेवाड़ क्षेत्र में आता है या फिर मेवाड़ कहलाता है। और यहाँ पे मेवाड़ में ही गुहिल राजवंश ने शासन किया है। इस वंश का जो नामकरण है वो नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है? इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है गुहिल, जिसके नाम पे इस वंश का नामकरण होता है। यहाँ पे गौरी शंकर ओझा के अनुसार ये कहा जाता है कि 566 ईसा पूर्व के लगभग गुहिल ने अपना शासन मेवाड़ में स्थापित किया। और गुहिल के बाद सबसे प्रतापी शासक आता है बप्पा रावल। इसके बाद शासक कौन आता है? बप्पा रावल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बप्पा रावल। अभी हम बप्पा रावल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं कि बप्पा रावल के शासन की हम बात करें तो इसका जो शासन काल है वो होता है 734 ईस्वी से लेकर के 753 ईस्वी के मध्य बप्पा रावल का शासन होता है मेवाड़ के अंदर। कहते हैं कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पे अपना अधिकार किया। ये कहा जाता है कि बप्पा रावल जो है वो मानमोरी के ही सेना में शामिल थे और उसी को इन्होंने हराया था। कब हराया था? 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हरा करके चित्तौड़ पे अधिकार करते हैं और राजधानी बनाते हैं किसे? नागदा को। राजधानी किसे बनाया था? नागदा को राजधानी बनाया था बप्पा रावल ने। इसके अलावा बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था और उस मंदिर का नाम है एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर का जो निर्माण है कैलाशपुरी में, इस मंदिर का निर्माण होता है 8वीं सदी में। 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है बप्पा रावल के द्वारा, जिसे लकुलिस मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लकुलिस मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे करवाया था ये निर्माण? कैलाशपुरी में। और इस मंदिर का जो प्रथम पुजारी होता है वो होता है हारित ऋषि। कहते हैं कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही बप्पा रावल जो है वो राजा बने थे, ऐसा कहा जाता है।
गुहिल जो एकलिंग जी हैं, ये गुहिल वंश के कुल देवता थे। क्या थे? कुल देवता थे। इसके अलावा हम बात करें तो बप्पा रावल का जो मूल नाम है, ये बप्पा रावल इनकी उपाधि है, इनका जो मूल नाम है वो क्या था? कालभोज। और ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर ओझा के अनुसार बप्पा रावल का जो मूल नाम है वो क्या होता है? कालभोज होता है। बप्पा इनकी क्या थी? उपाधि थी। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही शानदार उपाधि है, वो है हिंदवा सूरज। कौन सी उपाधि है? हिंदवा सूरज, जो कि मेवाड़ के राजाओं में सबसे पहले ये उपाधि, बाकी और राजा भी इस उपाधि को धारण करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये उपाधि धारण करने वाला जो मेवाड़ का शासक था वो कौन था? बप्पा रावल था। इसके अलावा सीवी वैद्य, आप साथ साथ नोट करते जाएं, सीवी वैद्य। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की जो तुलना है वो किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है। बप्पा रावल की तुलना किससे की जाती है? चार्ल्स मार्टेल से की जाती है। क्यों की जाती है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, चार्ल्स मार्टेल कौन था? चार्ल्स मार्टेल की हम बात करें तो ये फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। किसने परास्त किया था? चार्ल्स मार्टेल ने। उसी प्रकार बप्पा रावल ने भी मानमोरी की सेना में रहते हुए सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। इसीलिए सीवी वैद्य ने इनकी तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से की है। इसके अलावा एक और शानदार बात मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मेवाड़ का ये पहला राजा था या पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। किसने चलाया था सर्वप्रथम सोने का सिक्का? सोने का सिक्का सबसे पहले मेवाड़ में किसने चलाया था? बप्पा रावल ने चलाया था। और ये कितने ग्रेन का था? 115 ग्रेन का था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सोने का सिक्का कितने ग्रेन का था? 115 ग्रेन का। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, चौहान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है आस्करण, शीशमल, सामंत सिंह और उदय सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत सिंह। दोस्तों, बात करें सामंत सिंह की तो सामंत सिंह ने 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बनता है और ये गुहिलों की एक शाखा होती है, रावल शाखा, उससे संबंधित है। किस शाखा का है सामंत सिंह? रावल शाखा से संबंधित है। लेकिन कहते हैं कि 1177 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ नोट करते जाएं, 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल ने यहाँ पे मेवाड़ पे आक्रमण करता है और इस आक्रमण में सामंत सिंह हार जाता है। कीर्तिपाल की हम बात करें तो कीर्तिपाल उस समय नाडोल का शासक था, लेकिन 1182 ईस्वी में जालोर में चौहान साम्राज्य की स्थापना करता है। उसी कीर्तिपाल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। लेकिन 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल नाडोल का शासक था, यह बात आप याद रखें। तो इस युद्ध में जो सामंत सिंह है वो हार जाते हैं और भाग करके दक्षिण में डूंगरपुर चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर के 1178 ईस्वी में डूंगरपुर में गुहिल सवंश की स्थापना करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब करते हैं? 1178 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, सामंत सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। जेतर सिंह कौन था? ऑप्शन आपके सामने है जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक और बूंदी का शासक। तो जेतर सिंह कौन था? मेवाड़ का शासक था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। हमने अभी सामंत सिंह के बारे में डिस्कस किया है कि कीर्तिपाल ने मेवाड़ पे आक्रमण किया और सामंत सिंह को हराया और मेवाड़ पे अधिकार कर लेता है कौन? कीर्तिपाल। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद मेवाड़ की ही एक रावल शाखा का शासक होता है जेतर सिंह। इन्होंने चित्तौड़ पे दोबारा से आक्रमण किया और चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है उसको पुनः स्थापित करते हैं जेतर सिंह। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कौन करते हैं? तो ये करते हैं जेतर सिंह। आप साथ साथ नोट करते जाएं। इसके दो सेनापति भी हुए हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक का नाम है मदन और एक का नाम है बालाक। ये सेनापति किसके हैं? ये सेनापति हैं जेतर सिंह के।
इसके अलावा हम बात करें तो इन्हीं के समय दिल्ली पर गुलाम वंश का शासन था और गुलाम वंश के शासक यहाँ पे कौन थे? इल्तुतमिश। और इसी के समय इल्तुतमिश ने नागदा पे आक्रमण किया, क्योंकि इस समय राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। चित्तौड़ यहाँ पे मेवाड़ की जो राजधानी थी वो कौन थी? नागदा थी। और इल्तुतमिश ने मेवाड़ पे आक्रमण किया, नागदा पे आक्रमण किया और नागदा को पूरी तरह से क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। लेकिन इसके बाद 1227 ईस्वी में, बहुत ही शानदार बात मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, 1227 ईस्वी में दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। इस युद्ध का वर्णन भी मिलता है, किसमें मिलता है? हम्मीर मद मृदन में। इस युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? हम्मीर मद मृदन में इस युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें हम्मीर किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया है। ये रचना किसकी है? ये रचना है दोस्तों जयसिंह सूरी की। किसकी रचना है? जयसिंह सूरी की रचना है हम्मीर मद मृदन। और इस युद्ध में 1227 में हुए भूताला के युद्ध का वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि इस युद्ध में जेतर सिंह है वो विजयी हो जाते हैं और इल्तुतमिश हार जाते हैं। और जैसे ही जेतर सिंह इस युद्ध में विजयी होते हैं, ये राजधानी अपनी नई बनाते हैं। किसे? क्योंकि नागदा को तहस नहस कर दिया गया था पूरी तरह से इल्तुतमिश के द्वारा। और राजधानी किसे बनाते हैं? चित्तौड़ में। तो यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है। चित्तौड़ सबसे पहले राजधानी बनती है किसके काल में? जेतर सिंह के काल में। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला जो शासक था वो कौन था? जेतर सिंह ही था। इसके अलावा हम बात करें जेतर सिंह की, तो गौरीशंकर ओझा के अनुसार दिल्ली के, बहुत ही शानदार बात है, आप साथ साथ इसे नोट करते जाएं। गौरीशंकर ओझा के अनुसार दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में यदि कोई सबसे प्रतापी या बलवान राजा हुआ है तो वो कौन था दोस्तों? जेतर सिंह था। जबकि ये कहा है गौरीशंकर ओझा ने कि इसकी प्रशंसा इसके विरोधियों ने भी की है। ये बात किसने कही है? गौरीशंकर ओझा ने कही है। जबकि दशरथ शर्मा ये कहते हैं, दशरथ शर्मा ने क्या कहा है जेतर सिंह के बारे में? दशरथ शर्मा ने ये कहा है कि जेतर सिंह का जो समय हुआ है वो मध्यकालीन मेवाड़ का नव शक्ति संचार का समय माना है। किसने? दशरथ शर्मा ने। क्या माना है दशरथ शर्मा ने? कि जेतर सिंह का जो समय है वो मध्यकालीन मेवाड़ का नव शक्ति संचार का समय है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात किसने कही है? नव शक्ति संचार का समय है, ये बात किसने कही है? दशरथ शर्मा ने। जबकि गौरीशंकर ओझा ने क्या कहा है कि दिल्ली के समय गुलाम वंश के सुल्तानों के समय यदि कोई मेवाड़ में शक्तिशाली राजा हुआ है या प्रतापी राजा हुआ है या बलवान राजा हुआ है तो वो कौन हुआ है? जेतर सिंह हुआ है, जिसकी प्रशंसा इसके विरोधियों ने भी की है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ का शासक। जेतर सिंह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का शासक। चलिए बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? ऑप्शन आपके सामने है महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह की और कमलावती की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रानी पद्मिनी की। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की। जो कि रतन सिंह जो कि रावल शाखा के थे, रतन सिंह रावल शाखा के ही राजा हुए हैं मेवाड़ में। इनकी रानी का नाम था पद्मिनी। दोस्तों अभी हम रावल शाखा को ही पढ़ रहे हैं, रावल शाखा के राजाओं को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात आप याद रखें, जो रतन सिंह है वो रावल शाखा के, मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम राजा माना जाता है। किसे? रावल रतन सिंह को। रावल रतन सिंह मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम राजा है। और इसके शासनकाल की हम बात करें तो बहुत ही कम समय तक शासन किया है रावल रतन सिंह ने मेवाड़ पे, और इनका शासनकाल माना जाता है 1302 से लेकर के 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में 26 अगस्त 1303 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 26 अगस्त 1303 ईस्वी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे आक्रमण किया, और मेवाड़ पे आक्रमण करने का जो रीज़न था अलाउद्दीन खिलजी का, कारण था, वो क्या था? 3 कारण यहाँ पे बताए गए हैं अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पे आक्रमण करने के। तो पहले कारण की हम बात करें तो पहला है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। दूसरा जो रीज़न है वो ये बताया गया है चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता अलाउद्दीन खिलजी को
यहाँ पे मेवाड़ पे आक्रमण करने का कारण बताया गया है। और तीसरा जो कारण है वो मलिक मोहम्मद जायसी अपने ग्रंथ पद्मावत में ये लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो कारण था वो रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना था। ये बात कौन कहते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत में ये लिखा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो 1303 ईस्वी में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को ये युद्ध होता है, किसके बीच में? रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। इस युद्ध में रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और रावल रतन सिंह के 2 सेनापति हैं जिनका नाम है गोरा और बादल, वो भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। और रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है। कितनी महिलाओं के साथ जौहर करती है? 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है। इसके अलावा एक और शानदार बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस युद्ध में अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। कौन था? अमीर खुसरो। इनकी एक बहुत ही शानदार रचना है अमीर खुसरो की, जिसका नाम है खजाइन उल फुतूह है। क्या नाम है? खजाइन उल फुतूह है। अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी विजयी अभियान हैं उन सभी विजयी अभियानों का वर्णन खजाइन उल फुतूह में मिलता है, अमीर खुसरो की रचना में मिलता है। किस में मिलता है? खजाइन उल फुतूह में। तो इस 1303 के युद्ध का वर्णन भी किस में मिलता है? अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतूह में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ था इस युद्ध में। इस युद्ध का वर्णन खजाइन उल फुतूह में किया गया है। इसके अलावा एक और शानदार बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इस युद्ध के बाद यहाँ का प्रशासक अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया? अपने पुत्र खिजर खां को। किसको नियुक्त किया? खिजर खां को, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। यहाँ का चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है और चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रखता है? खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। आप साथ साथ नोट करते जाएं, क्या नाम रखा गया चित्तौड़ का? खिजराबाद। किसे इसे यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया? अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है? खिजराबाद रख दिया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।